हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वाजिराम एंड रवि के साप्ताहिक सारांश में। मेरा नाम शुभांगी सिंह है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के करंट अफेयर्स वीकली बेसिस पे। तो आज जो पहला करंट अफेयर जो हम पढ़ने वाले हैं वो ईरान युद्ध के बारे में है और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर भारत के लिए खतरा किन दृष्टिकोणों से है और क्या क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पे भारत को कंसिडर कर लेनी चाहिए और साथ ही साथ उनके लिए तैयार भी रहना चाहिए। इसी में हम आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है भारत में वापस प्रोवोक किया गया है एलपीजी सिलेंडर्स के लिए, जिसकी वजह भी ईरान युद्ध है। बट अभी यहाँ पर हम भारत का जो दृष्टिकोण है, जो चिंता के विषय हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ईरान युद्ध की बात करें तो अब 3 सप्ताह जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरे होने जा रहे हैं ईरान युद्ध को शुरू हुए और इसका डायरेक्ट रिजल्ट जो है हमें ऑलरेडी विश्व स्तर पे देखने को मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पे भारत की बात करें तो हमने पिछले सेशन में भी ये डिस्कस किया था कि भारत का आयात जो है वो बहुत निर्भरपूर्ण है बाकी देशों पे, सबसे ज्यादा किस चीज के लिए? ऑयल और गैस के लिए। अब यहाँ पे अगर हम भारत की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात जो है वो भारत में होता है। हम 85% से ज्यादा निर्भर हैं अपनी एनर्जी नीड्स के लिए और यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा ईरान युद्ध का ये है कि अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट जो है। अगर हम पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान की कनेक्टिविटी की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो 33 किलोमीटर का ही स्ट्रेट है एट द वाइडेस्ट पॉइंट। तो एक बहुत बड़ा जोखिम जो है वो भारत के लिए यहाँ से आता है। बट अच्छी खबर ये है कि ईरान ने 2 वेसल्स जो हैं, टैंकर्स जो हैं, पास होने दिए हैं भारत के लिए। वो भारत के लिए रिलीफ रहेगा। बट जब तक ईरान में युद्ध चल रहा है इसका असर स्पेशली जब हम भारत की एनर्जी नीड्स की बात करें उस पर देखने को मिलेगा। इसी वजह से अगर आप पिछले सप्ताह में बात करें तो भारत के जो शेयर बाजार हैं उन पर भी क्लियर असर दिखा है, जहां पे सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली, निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिली। साथ ही साथ हमने कैपिटल आउटफ्लो जो है, एफपीआई का आउटफ्लो देखा और देखा कि कैसे यहाँ पे इन्वेस्टर का सेंटिमेंट जो है वो गोल्ड और यूएस डॉलर की तरफ बढ़ रहा है। मतलब इन्वेस्टर जो है वो जोखिम नहीं उठाना चाहता, वो उन चीज़ों में अपने पैसे लगाना चाहता है जो उसको निश्चित रूप से रिटर्न्स देंगे, जैसे कि सेफ हेवन मेटल्स हो गए या फिर ग्लोबल रिजर्व करेंसी जो कि यूएस डॉलर है। और ये दोनों ही बातें जो है यहाँ पे, चाहे हम ऑयल प्राइस के इंक्रीज की बात करें, चाहे यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट्स में जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है, यूएस डॉलर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल रहा है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने को देखने को मिल रहे हैं और रुपी पे जो इफेक्ट आ रहा है, ये सब यही दिखा रहे हैं कि आने वाला समय जो है वहां पे हम इन्फ्लेशन देखेंगे, मुद्रास्फीति देखेंगे और साथ ही साथ रिसेशन जो है वो भी हो सकता है। अब इसके अलावा बात करें तो एक और यहाँ पे डायमेंशन है जिसके बारे में हमें जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें कि भारत पे क्या क्या असर होगा तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि तेल मूल्य झटका जो है, ऑयल प्राइस शॉक जो है वो हमारे सामने है। एनर्जी सिक्योरिटी पे बड़े सवाल हैं, ऊर्जा असुरक्षा, एनर्जी इनसिक्योरिटी जो है हमारे सामने दिख रही है, जहां पे ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। 102 से 103 डॉलर पर बैरल का प्राइस जो है अब हो चुका है। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें, क्या आप बता सकते हैं कि दूसरी कैटेगरी ऑफ ऑयल कौन सा होता है? एक तो मैंने बात की ब्रेंट क्रूड, दूसरा कैटेगरी कौन सा है? क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ पर भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा अब चिंता का विषय सिर्फ ये नहीं है कि प्राइस बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय ये भी है कि जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं वहीं से ज्यादातर हमारे जो आपूर्तिकर्ता हैं, जो हमारे आपूर्तिकर्ता हैं, प्रमुख आपूर्तिकर्ता, जो हमारे मेजर एक्सपोर्टर हैं, जो हमें ये सामान भेजते हैं, चाहे वो इराक हो, सऊदी हो, यूएई हो, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का यूज करते हैं। अब ऑयल प्राइस बढ़ गया है तो हमारा आयात बिल भी बढ़ जाएगा। स्ट्रेट और हॉर्मुज अगर ब्लॉक रहेगा तो सप्लाई जो है लिमिटेड रहेगी और हमें आने वाले समय में इसी वजह से ये भी ऊर्जा असुरक्षा देखने को मिल सकती है और हमें करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट पर सब्सिडी का भी जो दबाव है वो और बढ़ेगा।
अब इन सब की वजह से हमें रुपए पे भी प्रभाव जो है, दबाव जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रुपी का जो है हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिला है और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है कि रुपी जो है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर एक्सचेंज रेट में ऑलरेडी हिट कर चुका है। रीजन क्या है? रीजन यही है जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा तेल भुगतान बढ़ रहा है, हमारा एफपीआई आउटफ्लो हो रहा है, डॉलर की डिमांड है और इसकी वजह से हमें एक चेन देखने को मिल रही है जहां पे तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस बढ़ने से यहाँ पे फूड प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है और यहाँ पर ये सब मिला जुला के भारत के लिए और भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई के लिए बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। अब इसी वजह से हमें आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए काफी सारे रिस्क जो हैं देखने पड़ेंगे, स्पेशली अगर यहाँ पे युद्ध जो है वो लंबा चला तो भारत के लिए काफी सारी चुनौतियां हैं। ऊर्जा सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 1.9 से लेके 2.2% तक जीडीपी पे असर डाल सकता है। आरबीआई के लिए एक काफी डिफिकल्ट सिचुएशन रहेगा जहां पे वो डिसाइड करे कि रेट्स जो है वो कट होने चाहिए या रेट्स जो है टाइट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टैगफ्लेशन के जो है हमें यहाँ पर इश्यूज दिखने लगेंगे। साथ ही साथ हमें ये समझने की जरूरत है कि भू राजनीतिक संघर्ष जहां पे भी हमें देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आयात निर्भर अर्थव्यवस्थाएं जहां रहेंगी वहां पे तत्काल संकट जरूर हो सकता है। शॉर्ट टर्म में हमें जहां पे भी हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज जो भी हैं, इकोनॉमीज जो हैं, उनको किसी भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे इंडिया जो है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन है, तो इसमें जब भी भू राजनीतिक संघर्ष हमें देखने को मिला है, यहाँ पर हमें दिक्कत हुई है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो इजराइल ईरान पिछले साल का वॉर हो या फिर इस वक्त का ईरान युद्ध हो। तो इसके लिए समाधान क्या किया जा सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके हिसाब से इसका समाधान क्या हो सकता है। अब आपको यहाँ पर मैं कुछ प्रश्नों के साथ छोड़ूंगी जिनका आपको आंसर देने की कोशिश करनी है ताकि आपको समझ में आए कि आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा जिसको आप डिटेल में इस टॉपिक को और क्लैरिटी से समझ सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी जो है इस टॉपिक की हो जाए, ये करंट अफेयर आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक गंभीर टॉपिक है और यहाँ पर पैसिव यूथेनेशिया जो है वो एक ऐसा टॉपिक रहा है जो हमारे सिर्फ करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के पर्सपेक्टिव से और कैसे हमारे राइट्स का स्कोप जो है वो बढ़ रहा है उसके पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम पैसिव यूथेनेशिया मामले की बात करें तो ये खबरों में इसलिए है क्योंकि हरीश राणा जो हैं, जो कि पिछले 13 साल से एक वेजिटेटिव स्टेट में थे और उनके पेरेंट्स ने यहाँ पे पैसिव यूथेनेशिया की मांग की थी कि उन पे जो लाइफ सपोर्ट दिया जा रहा है उसका विड्रॉल जो है वो अलाउ कर दिया जाए ताकि उनकी जो डेथ है उनके साथ उसके साथ डिग्निटी जुड़ी रहे। सो डेथ विद डिग्निटी, दैट ही कैन डाई विद डिग्निटी, ये इंश्योर करना चाह रहा था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है जिसमें ये पैसिव यूथेनेशिया विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट जो है वो अलाउ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जस्टिस हमें पारदीवाला मिले और जहां पर जस्टिस पारदीवाला और विश्वनाथन जी ने दोनों ने ही मिलकर फैसला सुनाया है जो कि एक डिवीजनल बेंच मानी जाती है। अगर हमें 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस देखने को मिलेंगे तो हम डिवीजनल बेंच मानते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करें तो क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितने जजेस जो हैं वो गिने जाते हैं? तो यहाँ पे हरीश राणा को अनुमति दी गई है कि उनको जो लाइफ सपोर्ट प्रेजेंट था उसको हटा दिया जाए और एम्स में पैलिएटिव केयर जो है वो दिया जाए। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये पहला व्यवहारिक क्रियान्वयन का केस होगा जो हमें हमारे सामने आया। अब यहाँ पर इसको स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पैसिव यूथेनेशिया क्या है। तो इसके लिए हम पहले समझते हैं यूथेनेशिया क्या है। यूथेनेशिया एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पर अगर कोई ऐसा इंसान है जो बीमार है, जो पीड़ित है, जो कि जिंदा नहीं रहना चाहता, उसको हम डेथ में हेल्प करते हैं। इन शॉर्ट
In short, that person is killed because he doesn't want to live because of certain circumstances. अब यहाँ पे अगर हम पैसिव यूथनेशिया और एक्टिव यूथनेशिया की बात करें तो पैसिव यूथनेशिया में एक्टिवली उसको कुछ नहीं दिया जाता जिससे डेथ हो, बट जो लाइफ सपोर्ट है जिससे उसकी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, लाइफ चल रही है, वो एक्टिव सपोर्ट जो है वो लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाता है। जबकि हम अगर एक्टिव यूथनेशिया की बात करें तो ऐसा ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा या इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे मृत्यु हो। तो यहाँ पे पैसिव यूथनेशिया में अगर हम बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट अगर कोई चल रहा है, लाइफ सपोर्ट है, तो उस पे रोक डाल दी जाती है। और हमारे देश में आज भी एक्टिव यूथनेशिया जो है वो अवैध है, और ऐसे कई देश हैं जहाँ पे आज भी एक्टिव यूथनेशिया या यूथनेशिया किसी भी फॉर्म में इलीगल है। बट अगर अपने देश की हम बात करें तो एक्टिव यूथनेशिया तो अवैध है, बट पैसिव यूथनेशिया सर्टेन डायरेक्टिव्स के साथ अलाउड है। इसके बारे में हम और बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और पैसिव यूथनेशिया का मुख्य आधार जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 से जो आता है, जिसमें हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं, राइट टू पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, राइट टू डिग्निटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो लिविंग विद डिग्निटी है उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने डेथ विद डिग्निटी की भी बात की है, और इस ही आधार पर हमारे यहाँ पैसिव यूथनेशिया जो है उसको वैध माना जाता है। अब जैसा कि मैंने कहा, संवैधानिक आधार पैसिव यूथनेशिया का अनुच्छेद 21 में है, जहां पे जीवन की गरिमा के साथ, लाइफ विद डिग्निटी के साथ, मृत्यु भी यहां पर गरिमा के साथ मिलनी चाहिए, और इसी के अधिकार की बात की जाती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में, जिसमें हरीश राणा थे, जिसमें क्योर होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, उसमें उस इंसान को जिंदा रखना उस गरिमा का उल्लंघन है। इसीलिए यहाँ पर उनके पेरेंट्स की अनुमति के साथ और उनका बेस्ट इंटरेस्ट सोचते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अब अगर हम बात करें यूथनेशिया की, तो इसका जो पूरा लीगल फ्रेमवर्क है वो हमारी कंट्री में 2011 के बाद हमें देखने को मिला, जब अरुणा शौबाग केस जो है उसमें हमारे तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें जजमेंट मिली। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पैसिव यूथनेशिया की, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वैध है। वो लिविंग विल पे अगर कोई इंसान जब जिंदा है और उसने ये विल बनाई हुई है कि अगर ऐसा कोई वेजिटेटिव स्टेट या ऐसी कोई बीमारी उन्हें होती है तो वो पैसिव यूथनेशिया लेना चाहेंगे, और ये असिस्टेड मेडिकल हेल्प भी इसमें मिल सकती है। साथ ही साथ इसमें सुरक्षाएं जो हैं उन्हें भी लगाया गया है, जैसे कि 2 स्तरीय मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, परिवार की सहमति बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ पैलिएटिव केयर जो है उसको अनिवार्य रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2023 में यहाँ पर इन सभी चीज़ों को सिंप्लीफाई भी किया गया और इस मामले में छूट दी गई। बट हरीश राणा मामला जो यहाँ पे है वो इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये पहली बार है जहाँ पे पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया गया है। तो आने वाले समय में ये जो हम राइट टू डाई विद डिग्निटी की बात कर रहे हैं, उसका स्कोप, उसकी गाइडलाइंस, उसके कंसर्न्स और उसके प्रोटेक्शंस जो हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगे, उसमें बहुत क्लैरिटी जो है वो आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे ओवर द इयर्स का एवोल्यूशन की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा 2011 में अरुणा शौबाग केस से पैसिव यूथनेशिया के कॉन्वर्जेशन और इसके राइट्स के अराउंड हमारे देश में बातचीत बढ़ी। 2018 में कॉमन कॉज के तहत यहाँ पे गाइडलाइंस भी निकाली गई और अब 2026 में हमें पहला असल केस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मुद्दा सिर्फ डेथ विद डिग्निटी का नहीं है, डॉक्टर सुरक्षा का भी है, पेलिएटिव केयर का भी है, कैसे पेलिएटिव केयर को बढ़ावा दिया जाए और इससे रिलेटेड एक क्लियर पॉलिसी, इससे रिलेटेड एक क्लियर एक्ट वहाँ पे जहाँ पे गाइडलाइंस हो वो आ सके, ताकि यहाँ पर जो हम डेथ विद डिग्निटी बात कर रहे हैं और ये पहला केस हमें देखने को मिला है जिसमें बहुत कंफ्यूजन रही, जिसकी वजह से पेरेंट्स को अप्रोच करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, उसमें क्लैरिटी आए ताकि ऐसे और भी अगर पेशेंट्स हो और उनको ये पाथ चुनना है तो उसके लिए क्लैरिटी, उसके लिए कानून जो है वो प्रस्तुत हो। अब हम इसी उस पर प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे प्रश्न देख के आप उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में यहाँ पर डालिएगा। बाकी इसकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आपको पीडीएफ में मिलेगी। अब इसी पॉइंट पे हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर भारत ने
अपने प्रेस नोट 3 जो 2022 में दिया था उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं, जिसमें चीनी निवेशकों को यहाँ पर थोड़ी सी ढील दी गई है। सवाल ये है ढील कितनी दी गई है और क्यों दी गई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भारत ने क्या किया है, भारत ने कहा है कि 10 मार्च 2026 से यहाँ पर प्रेस नोट 3 जो भारत ने 2020 में लाया था उसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। जो हमारे लैंड बॉर्डर कंट्रीज हैं जिनके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि चाइना, जैसे कि नेपाल, जैसे कि भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सभी कंट्रियों के साथ जितने भी निवेशक थे उनको 10% की ढील दी जा रही है। दैट मीन्स 10% का नॉन कंट्रोल पार्टनरशिप है, तो वो ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया की कंपनीज में। और यहाँ पर फास्ट ट्रैक मूवमेंट मंजूरी भी दी गई है, जिसको 60 डेज में इंडियन गवर्नमेंट जो है अप्रूव करेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात करें कि 10% की थी, तो पहले क्या सिनेरियो था? पहले क्या सिनेरियो था, 2020 में प्रेस नोट 3 लाया गया था जैसे ही कोविड आया, ये इंश्योर करने के लिए कि लैंड बॉर्डर कंट्रीज जो हैं, स्पेशली यहाँ पे जो चीन है और चीन के साथ उस वक्त जिस तरीके के संबंध थे उनकी वजह से वहाँ पर जो भी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं उन पर सरकारी अनुमति अनिवार्य कर दी गई थी। गवर्नमेंट का अप्रूवल अनिवार्य था, मैंडेटरी था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारतीय सरकार चाहती थी कि किसी तरीके का ऑपर्चुनिस्टिक टेक ओवर जो है ना हो, अवसरवादी अधिग्रहण जो है वो ना हो, और यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कंसर्न हाइटन हो गए थे उनको भी एड्रेस करना चाहती थी। इसी वजह से स्पेशली अगर हम चीन की बात करें तो चीन से हमारा एफडीआई जो है वो लगभग ना के बराबर है, और ऐसे कई प्रस्ताव जो आए भी हैं वो अटके हुए क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अगर आप 10% से कम निवेश करना चाह रहे हैं और आपकी जो हिस्सेदारी है उसमें आपका कंपनी पर मेन कंट्रोल नहीं है, मेजर स्टेक नहीं है, तो हम इसको ऑटोमेटिक रूट से कर देंगे और मैक्सिमम 60 डेज का फास्ट ट्रैक अप्रूवल मैकेनिज्म जो है कई इंपॉर्टेंट क्षेत्रों में लाएंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत में कुछ क्षेत्रों में हमें मदद चाहिए, तो उन चुनिंदा क्षेत्रों में हमने फास्ट ट्रैक मंजूरी की बात की है। भारत यहाँ पर अभी भी अपने नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में सोच रहा है, ये सोच रहा है कि अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर ना हो, बट एट द सेम टाइम एफडीआई जो है जो ऐसा रहेगा जो हमें हार्म नहीं करेगा उसको अलाउ कर रहा है, स्पेशली उन क्षेत्रों में जहां पे भारत को यहां पर जरूरत है। अब यहां पर 10% तक हिस्सेदारी जो है एलबीसी से वो ऑटोमेटिक रूट हो गई है, 60 डेज का फास्ट ट्रैक की बात की गई है, और यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मेन कंट्रोल जो है वो भारतीय के हाथ में ही होना चाहिए, और गवर्नमेंट इंश्योर करना चाह रही है कि नियंत्रण तो नहीं बट रिपोर्टिंग जो है वो कंपल्सरी है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चीन पर हम निर्भरता कम करना चाह रहे हैं और यहाँ पर हम अपने देश में बनाना चाह रहे हैं, परंतु यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कैपिटल जो है वो लिमिटेड है, इनोवेशन जो है वो लिमिटेड है, और इसकी हमें जरूरत है स्पेशली नए सेक्टर्स में जैसे कि ईवी बैटरी, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स। और अगर हम यहाँ ग्लोबल फंड्स की बात करें तो इसमें से अगर चाइना का निवेश होगा तो हमें ये दोनों ही जगह पे हेल्प देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम चाइना के ईवी मैन्युफैक्चरर BYD की बात करें तो उनका $1 बिलियन का प्रपोजल इन्वेस्ट जो करना चाह रहे हैं, ईवी प्लांट जो वो लगाना चाह रहे हैं, वो अटका हुआ है। तो यहाँ पे भारत जो है वो पूंजी और प्रौद्योगिकी का बेनिफिट लेना चाह रहा है, फंड्स और इनोवेशन का बेनिफिट लेना चाह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर देने की आप कमेंट सेक्शन में कोशिश कीजिए, बाकी इससे जो रिलेटेड डायमेंशंस हैं वो आपके PDF में डिटेल में प्रेजेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जहां पे हम फिर से पड़ोसी देश के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम नेपाल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां पे नेपाल में यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके बलेन शाह ने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टरशिप जो है उनको मिल गई है। अब अगर हम बात करें कि बलेन शाह जो हैं वो इस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं, इससे इंडिया और नेपाल के रिश्तों पे क्या इफेक्ट आएगा, तो ये समझना इस वक्त बहुत जरूरी है कि इंडिया और नेपाल ने पिछले कम से कम 2 से 3 सालों में एक चेंज ऑफ टाइम देखा है, जहां पर इन दोनों के ही रिश्ते जो हैं
वो बदले हैं। अब साथ ही साथ नेपाल की अगर हम बात करें तो पिछले साल ही जेनजी लेड प्रोटेस्ट, जहां पे जिसकी वजह से उनके पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको रिजाइन करना पड़ा, केपी शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा, जिसकी वजह से फिर से यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं। और यहाँ पे नेपाल की जनता जो है उन्होंने ठान के रखा था कि जो पहले से एस्टैब्लिश्ड पार्टीज हैं उनका सपोर्ट नहीं करना है। तो इन सभी कारणों की वजह से हमने आरएसपी नेता बलेन शाह जो हैं 2026 के चुनाव में एक बहुमत के साथ जीत के आए हैं और यहां पर पीएम बने हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जब हम बलेन शाह की बात करें तो हमें याद रखना है कि जेनजी प्रोटेस्ट अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें एक प्रमुख फेस थे वो, और साथ ही साथ यहां पर नेपाल फर्स्ट का जो रुख है वो उन्होंने सामने रखा हुआ है। तो भारत को भी ये याद रखना होगा कि नेपाल को अब हम किसी इंफीरियर नेशन या सबऑर्डिनेट नेशन की तरह नहीं, एक इक्वल पार्टनर की तरह ट्रीट करेंगे। और इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने इमीडिएटली कांग्रेचुलेट भी किया था यहाँ पे बलेन शाह को। अब यहाँ पर 2025 में जो नेपाल ने देखा, जहाँ पे सोशल मीडिया बैन हुआ, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद ओली सरकार गिरी और अब यहाँ पर नई सरकार जो आई है, इसमें ये बहुत जरूरी है जानना कि इंडिया और नेपाल के जो बहुत पुराने कल्चरल हिस्टोरिकल टाइज हैं, जिनको हम रोटी बेटी संबंध भी कहते हैं। रोटी वाई बिकॉज ऑफ ट्रेड, बेटी बिकॉज ऑफ फैमिली, द फैमिली टाइज विच आर प्रेजेंट। जहां पे अगर हम बात करें इंडिया और नेपाल के ओपन बॉर्डर हैं 1770 किलोमीटर के, वीजा नहीं चाहिए जिसकी वजह से ओपन मूवमेंट है। यहाँ पे हम क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस भी देखते हैं। अगर हम नेपाल की इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारी आर्मी में गोरखा रेजिमेंट है। तो यहाँ पर एक क्लियर बॉन्डिंग जो है हमें देखने को, तो यहाँ पे हमें क्लियर बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और इसी वजह से बलेन शाह का, एक नए चेहरे का, एक नई पार्टी का इस तरीके से नेपाल में आना भारत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उनके साथ टाइज बनाए रखना, उनको समझना और यहाँ पर नए रिलेशंस जो हैं उनको एस्टैब्लिश करना। यहाँ पे कुछ प्रश्न है टॉपिक से रिलेटेड जिनका आप उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। बाकी डिटेल डायमेंशंस आपके पीडीएफ में प्रेजेंट हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। अब हम यहाँ चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें हम फिर वापस आ रहे हैं ईरान युद्ध की तरफ। ईरान युद्ध की वजह से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को यहाँ पे फिर से प्रोवोक किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि ईसीए 1955 आखिरकार है क्या। तो अगर हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात करें सबसे पहले, तो ये एक ऐसा एक्ट है जो कि सरकार को उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और मूल्य नियंत्रण, मतलब प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस कंट्रोल का मैंडेट जो है किसको दे देता है, गवर्नमेंट को दे देता है। और यहाँ पर ये गवर्नमेंट क्यों लेती है मैंडेट? गवर्नमेंट इसलिए लेती है ताकि ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके, ताकि होर्डिंग ना हो सके, स्पेशली इमरजेंसी के टाइम पर। अभी गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ईरान युद्ध चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेड है, हमारा एक मेजर डिपेंडेंस जो है वो एलपीजी और एलएनजी के लिए है और एलपीजी आयात जो है वो रुक गया है। इसी वजह से बड़े शहरों में हमें कमर्शियल सिलेंडर की कमी देखने को मिल रही है और सरकार नहीं चाहती है कि घरेलू उपलब्धता जो है वो इफेक्ट हो, इसीलिए सरकार जो है ईसीए 1955 ले आई है। सरकार ने ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया है। कोविड में मास्क के लिए, सैनिटाइजर्स के लिए, पीपीई किट के लिए सरकार ने ईसीए तब भी लागू किया था कि सरकार इंश्योर कर सके कि किसी भी तरीके की जमाखोरी, कालाबाजारी इन इंपॉर्टेंट चीजों के लिए, जिसकी वजह से पैनिक हो सकता है, सोशल अनरेस्ट हो सकता है, ऐसा ना हो। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे हम। कोशिश कीजिएगा इन प्रश्नों का उत्तर देने की और यहाँ पर बाकी एस्पेक्ट्स जो हैं आप पीडीएफ से डिटेल में पढ़िएगा। बाकी आपको जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कल्चरल अप्रोप्रिएशन और कल्चरल एप्रिसिएशन की। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो हमें इन दोनों शब्दों का मतलब समझना होगा। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सांस्कृतिक विनियोग और सांस्कृतिक सराहना के बारे में। अब ये दोनों ही शब्द आए कहाँ से? सबसे पहले तो सवाल ये उठ जाता है। तो रिसेंट में हमें ये देखने को मिला है कई बार कि भारत की सांस्कृतिक चीजें जो हैं,
जो यहाँ की कम्युनिटीज मिल के बनाती हैं, जो हेरिटेज में उनके चला आ रहा है, जो उनकी फैमिली दर फैमिली से उन्होंने सीखा, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे वो झुमका हो, चाहे वो कोल्हापुरी चप्पल हो, उनका यूजेज जो है बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं बट किसी तरीके का रिकॉग्निशन नहीं देते हैं। पिछले साल प्राडा ने ये कोल्हापुरी चप्पल के साथ किया था। इस साल हमें पेरिस फैशन वीक में इंडिया में जो झुमके मिलते हैं 50, 100, 1000 रुपए के बामुश्किल, वो पेरिस फैशन वीक में अलग ब्रांड के नेम से और कई ज्यादा मूल्य पर दिखाए गए। तो अगर हम इसको जोड़ने की कोशिश करें कल्चरल अप्रोप्रिएशन से, जिसको हम सांस्कृतिक विनियोग भी कहते हैं, इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर हम किसी संस्कृति के किसी भी तरीके के तत्वों को, एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं? बिना परमिशन लिए, बिना उनको क्रेडिट दिए, और उस बेनिफिट को सिर्फ अपने लिए यूज कर रहे हैं, उसको शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको कल्चरल अप्रोप्रिएशन या सांस्कृतिक विनियोग मानेंगे। और मुख्य रूप से हमें ये फैशन में देखने के लिए मिलता है, सौंदर्य संगीत में देखने मिलता है, जहां संस्कृति के तत्वों को उठाया जाता है, यूज किया जाता है, लेकिन उस संस्कृति को क्रेडिट नहीं दिया जाता, उस संस्कृति से अपना बेनिफिट नहीं शेयर किया जाता। और जैसा कि अभी मैंने उदाहरण दिया, भारत की संस्कृति जो है कई सालों से ऐसे यूज होते आ रही है, और सिर्फ भारत की संस्कृति नहीं, ऐसी कई जगह हैं जहां पे सांस्कृतिक तत्वों को हल्के में लिया जाता है, उनको इज्जत नहीं दी जाती, उनको वो अप्रिसिएशन नहीं दिया जाता। तो इसी वजह से ये शब्द जो है कल्चरल अप्रोप्रिएशन जो है हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कल्चरल अप्रोप्रिएशन से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि संस्कृति मिट जाएगी। संस्कृति को अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो वो हट जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे देश में, हमारे इस विश्व में वो संस्कृति थी। साथ ही साथ ये एक एग्जाम्पल है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का, कि कैसे एक 50 रुपए की चीज जो अगर झुमका बनाया जा रहा है तो शायद जो वो बना रहा है उसको 20 रुपए भी नहीं मिल रहे, और कैसे ब्रांड्स जो हैं उस पे हजारों लाखों जो हैं कमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कल्चरल अप्रोप्रिएशन जो है वो इनइक्वालिटी का भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, चाहे वो हम पावर की बात करें या फिर यहाँ पे फाइनेंसेस की बात करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसा कि मैंने कहा कि हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कल्चरल इरेजर हो रहा है। इसकी वजह से यूथ जो है वो भी इससे दूर जा रही है, वो अपना टाइम नहीं लगाना चाहती पॉटरी बनाने में, वो अपना टाइम नहीं लगाना चाहती यहाँ पर उन कल्चरल चीज़ों को अप्रिशिएट करने में। तो इसी वजह से हम सांस्कृतिक विनियोग की बात कर रहे थे, जहां पर हमें सांस्कृतिक सराहना की तरफ जाना है। हम कल्चरल अप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं, हमें कल्चरल एप्रिसिएशन की तरफ जाना है, जहां पे सराहना में अगर कल्चरल एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो हम क्रेडिट भी देंगे, हम बेनिफिट भी शेयर करेंगे और साथ ही साथ सपोर्ट भी करेंगे। जबकि हम अप्रोप्रिएशन की जब बात करते हैं तो उसका ओरिजिन जो है वो हटा दिया जाता है और जो बेनिफिट है वो ब्रांड के पास रहता है। अगर हम बात करें कल्चरल अप्रिसिएशन की तो फैब इंडिया, अनोखी, रॉ मैंगो, ये कुछ इंडियन ब्रांड्स हैं जो कि एक्चुअली सपोर्ट कर रहे हैं आर्टिजन्स को, उनके साथ बेनिफिट शेयर कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये आज का लास्ट टॉपिक था। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसको डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। बाकी आपके नोट्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे उस पीडीएफ से डायरेक्टली, तो आपके ये जो टॉपिक्स हैं वो फुल फ्लेजेड कंप्लीट हो जाएंगे। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच।